चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए इसमें क्या है बातें। यहां लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव, यानी कि जब हमें फिनोटाइप के अंदर क्वांटिटी देखने को मिले, इसको आप जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस से कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वांटिटेटिव क्या होती है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस थी। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जब आपको फिनोटाइप में क्वालिटी देखने को मिले उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है ओनली टू टाइप्स of traits are possible in a character या for a character, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। ध्यान से समझिए, मेंडल ने जितने भी करेक्टर्स लिए पी प्लांट की हाइट ली, पी प्लांट के सीड का कलर, सीड की शेप, पोड का कलर, पोड की शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, ऐसे करके जितने भी उन्होंने करेक्टर्स लिए, 7 करेक्टर्स, उन सभी करेक्टर्स में मेंडल ने सिर्फ 2 ट्रेट्स की बात करी। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने कहा कि यदि हाइट होगी तो टॉल होगी, नहीं तो फिर ड्वार्फ होगी। बीच में कोई सेंस ही नहीं है। मेंडल के अकॉर्डिंग अगर कलर की बात करेंगे, सीड के कलर की मान लीजिए, तो या तो सीड का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा। बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। मेंडल ने कहा था कि यदि फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर का कलर या तो पर्पल होगा या वाइट ही होगा। तो मेंडल ने जितने भी करेक्टर्स लिए, सभी करेक्टर्स के अंदर उन्होंने खाली 2 ट्रेट्स की बात करी, एक्सट्रीम ट्रेट्स की। या तो टॉल ही होंगे प्लांट या ड्वार्फ ही होंगे, बीच की कोई हाइट ही नहीं होगी। इसके पीछे एक रीजन यह भी था कि मेंडल ने कहा था कि एनवायरमेंट, मतलब कहा नहीं, बट मेंडल के कहने का मतलब यह था कि एनवायरमेंट कोई रोल प्ले नहीं करता। एनवायरमेंट डजंट कंट्रोल फिनोटाइप, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग बस जो कुछ है वो जीन है। अगर जीन प्रेजेंट है तो फिनोटाइप आ जाएगा, जीन एब्सेंट है तो फिनोटाइप नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो कुछ है वो जीन है, जीन से ही करेक्टर कंट्रोल होगा, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। इसलिए मेंडेलियन ट्रेट जितने भी हैं उनको हम क्वालिटेटिव ट्रेट्स कहते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सट्रीम फिनोटाइप होते हैं, या तो सबसे डोमिनेंट या सबसे रिसेसिव, बीच में कोई कैटेगरी नहीं होती। तो ये तो हो गई क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। रियल सेंस में क्वालिटेटिव करेक्टर्स, क्वालिटेटिव ट्रेट्स बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम जो करेक्टर्स होते हैं वो करेक्टर्स क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जहां आपको फिनोटाइप में एक वैरायटी, एक ग्रेडियंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझिए हम बात करें सिंपल एक ह्यूमन हाइट की। ह्यूमन हाइट
अगर हम ह्यूमन हाइट की बात करें तो कोई इंसान ऐसा है जिसकी हाइट है वो 5 फीट है, कोई इंसान ऐसा है जिसकी हाइट है वो 5.1 फीट है, कोई इंसान ऐसा जिसकी 5.2 फीट है, 5.3 फीट है, 5.4 फीट है, एंड सो ऑन, ऐसे करके। करेक्टर तो एक ही है, ह्यूमन हाइट, लेकिन इस ह्यूमन हाइट में आपको एक ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। मिनिमम टू मैक्सिमम आपको हर एक रेंज देखने को मिल रही है। ये ग्रेडियंट प्रेजेंट है, ग्रेडियंट इन करेक्टर। आपको एक ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, मिनिमम हाइट भी है, उसके बाद में मैक्सिमम हाइट भी है, बीच में भी सारे पॉसिबल है फिनोटाइप्स यहां। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे आप सिंपल सा है कि बात कर लीजिए फ्रूट नंबर की, फ्रूट नंबर ऑन मैंगो ट्रीज। जैसे आपके पास में कोई आम का बगीचा है, गार्डन है, उसमें बहुत सारे आम के पेड़ हैं। एक आम का पेड़ ऐसे है जिसके ऊपर 1000 आम लगते हैं, दूसरा आम का पेड़ है जिसके ऊपर मान लीजिए 1500 आम लगे हुए हैं, तीसरा आम का पेड़ है जिसके ऊपर मान लीजिए 1550 आम लगे हुए हैं। मतलब समझ रहे हो ना, ये नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे ही आप बॉडी वेट की बात कर लीजिए, किसी का बॉडी वेट 50 किलो है, किसी का 50.100 ग्राम है, 50.200 ग्राम है। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव करेक्टर्स। डार्विन ने जितनी भी बातें करी थी उनकी सारी की सारी बातें सही निकली, और डार्विन ने यह कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उस नेचुरल सिलेक्शन को ऑप्शंस चाहिए सिलेक्शन करने के लिए। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग खाली 2 ही ऑप्शन होंगे, टॉल या ड्वार्फ, तो नेचर कभी ना कभी तो टॉल को सपोर्ट करेगी, तो टॉल जिंदा रहेंगे, ड्वार्फ सारे मर जाएंगे। और कभी ना कभी तो ऐसा भी टाइम आएगा जब टॉल को सपोर्ट नहीं करेगी तो टॉल भी मर जाएंगे, ड्वार्फ पहले ही मर गए थे। इसका मतलब अगर मेंडेलियन ट्रेट्स हुए पॉपुलेशन में तो नेचुरल सिलेक्शन में कभी ना कभी दोनों निकल ही जाएंगे, तो ऐसे तो स्पीसीज ही लॉस्ट हो जाएगी कंप्लीटली। तो डार्विन ने यह कहा कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ताकि नेचर को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए। जैसे ये देखो हाइट, हर तरीके की हाइट अवेलेबल है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि नेचर में हर तरीके की हाइट ही खराब हो। जो खराब होगी वो चली जाएगी नेचर से, नेचर के पास और ऑप्शन है। तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं होती, स्पीसीज जिंदा बचेगी। इसलिए एवोल्यूशन के लिए ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, और जो मेंडल के थे वो डिसकंटिन्यूअस थे। कंटिन्यू कैरेक्टर्स होंगे तो नेचर को फायदा मिलेगा, स्पीसीज को फायदा मिलेगा, नेचर अच्छे से सेलेक्ट कर पाएगी। एवोल्यूशन के लिए ये कंटिन्यू कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन के लिए क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, चेंज आने के लिए नई स्पीसीज के ओरिजिन के लिए क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हां, एक चीज है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स मोर देन 1 जीन्स कंट्रोल करते हैं, एक से ज्यादा जीन मिलके कंट्रोल करते हैं। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को पॉलीजेनिक भी बोलते हैं। यहां पर जो मोर देन 1 जीन है वो मोर देन 1 जीन एक दूसरे के साथ में लिंक्ड नहीं है। ये जीन सेपरेट सेपरेट है, या तो सेम क्रोमोजोम पे दूर दूर है या फिर डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाले जीन होते हैं उनका सेग्रीगेशन मेंडल के अकॉर्डिंग होता है।
यानी कि वो मेंडेलियन जीनोटाइप रेशियो देते हैं, लेकिन वो मेंडेलियन फिनोटाइप रेशियो नहीं देंगे। मेंडेलियन फिनोटाइप रेशियो दो ही टाइप के होते हैं, या तो एकदम से डोमिनेंट या एकदम से रिसेसिव। तो फिनोटिपिक रेशियो तो चेंज हो जाता है, लेकिन यहां जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है। जैसा मेंडल ने कहा था वैसे ही दे फॉलो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे फॉलो द मेंडेलियन सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसलिए ये मेंडल के सेग्रीगेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग असॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है ये बातें। तो जो हमने यहां पे इतनी देर बात करी उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख लो ताकि नोट्स बनेंगे। पहला पॉइंट लिखो, जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ वेरिएशंस। जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ वेरिएशंस। दूसरा पॉइंट लिखो, मेंडेलियन ट्रेट्स आर क्वालिटेटिव ट्रेट्स। दूसरा पॉइंट, मेंडेलियन ट्रेट्स आर क्वालिटेटिव ट्रेट्स, आर क्वालिटेटिव ट्रेट्स वेयर only two phenotypes are possible for a character, where only two phenotypes are possible for a character. For example, height is of two type, tall and dwarf. Flower color is of two type, purple and white. Seed shape is of two type, round and wrinkled, etc. Now, next point. Quantitative traits are those traits. Quantitative traits are those traits which have a gradient in the phenotype. So, there are so available options in a phenotype. For example, human height, और लिखो आगे 5, 5.1, 5.2, 5.3 एंड डैश 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 आगे तक। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स बिकॉज दीज ट्रेट्स मेक ए पॉपुलेशन पॉलीमॉर्फिक, Next, Darwin talked about continuous variations, that is quantitative traits, whereas Mendel talked about discontinuous variations. Next, most of the quantitative traits are controlled by more than one genes, so their inheritance is also known as polygenic inheritance. Next point. अच्छा, अब पहले समझ लो उसके बाद में लिखना। तो चलो हमारे पास में ये बात हो गई, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है व्हीट कर्नेल कलर का। व्हीट का जो दाना होता है उसको कर्नेल बोलते हैं। व्हीट कर्नेल कलर इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स। दो जीन्स हैं, वो मिलके कंट्रोल करते हैं। एक जीन है ए जीन, और ए जीन के दो एलील्स होते हैं, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, और कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए। ये बात। एक जीन है बी जीन, और बी जीन जो है उसके भी दो एलील्स होते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। दूसरी बात, ये चीज समझ में आई। अब एक क्रॉस देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो हम कैरी आउट करते हैं। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस देखिए, एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है। पेरेंट 1 है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, पेरेंट 2 है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। नाउ द ट्विस्ट पार्ट इज
In this genotype, there are 4 dominant alleles, 2 of capital A, 2 of capital B. तो 4 यहां डोमिनेंट एलील है। ये चारों डोमिनेंट एलील की वजह से कर्नेल का जो कलर होगा वो होगा एक्सट्रीम रेड, एकदम से रेड कलर का होगा। और ये जो कलर है, वेयर there are 4 recessive alleles, it is extreme white, एकदम से सफेद व्हाइट कलर का होगा। ठीक है। नाउ इन द F1 जनरेशन, द जीनोटाइप ऑफ ऑल द प्लांट्स और ऑल द कर्नेल्स आर कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, ऑल। तो यहां पर आएगा इंटरमीडिएट रेड, इंटरमीडिएट रेड आएगा। क्लियर है? यानी कि ये आया एवरेज ऑफ 2 पेरेंट्स, ये 2 पेरेंट्स का एवरेज आ गया फिनोटाइप। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हम थ्योरेटिकली जब लिखते हैं तो थ्योरेटिकली हम लिखते हैं कि जितने भी यहां पर गेहूं के दाने बनेंगे उन सभी गेहूं के दानों का कलर इंटरमीडिएट रेड होगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो हल्का फुल्का चेंज आपको सभी में मिलेगा, हल्का फुल्का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सारे के सारे F1 का जीनोटाइप तो है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। उसके बाद भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है फिनोटाइप में, और वो वेरिएशन किस लिए आता है? एनवायरनमेंट की वजह से। क्योंकि F1 के अंदर जितने भी प्रोजेनी बनेंगे सबका जीनोटाइप तो सेम होगा, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे हैं तो इनसे तो सिर्फ यही जीनोटाइप बन सकता है। सो जीनोटाइप की वजह से डिफरेंस नहीं है किसी में। F1 में यदि कोई डिफरेंस आता है तो वो F1 का डिफरेंस किस वजह से आता है? एनवायरनमेंट की वजह से। तो मेरी बात ध्यान से समझना, यहां मैं एक नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं। क्या पॉइंट है? इन F1 ऑल प्रोजेनीज हैव सेम जीनोटाइप। F1 के सारे प्रोजेनी का जीनोटाइप सेम होगा। सो एनी डिफरेंस, डिफरेंस को स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में वेरिएंस बोलेंगे, वेरिएंस। एनी डिफरेंस इज ड्यू टू, एनी डिफरेंस इन फिनोटाइप, एनी डिफरेंस इन फिनोटाइप इज ड्यू टू एनवायरमेंट। तो ये हो गया हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो समझ में आया? थ्योरेटिकली इन सब का कलर इंटरमीडिएट रेड होगा, बट प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यही डिफरेंस है वो एनवायरमेंट की वजह से है। अब आगे बढ़ते हैं। इस F1 का सेल्फिंग कराते हैं, यहां पे सेल्फिंग। तो आपको पता है ये सेल्फिंग के अंदर क्या करना है अपने को? सेल्फिंग मतलब F1 क्रॉस्ड F1। F1 का मतलब कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस्ड विथ कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। ये बनाएगा 4 गैमिट्स, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। और ये भी बनाएगा 4 गैमिट्स, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। क्लियर है? नाउ व्हाट? अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिख रहा हूं कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B। क्लियर?
एक बार अपन इस टेबल को पूरा फिल कर लेते हैं। तो आपके पास में यहां कैपिटल ए आएगा, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, यहां भी कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, यहां आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यहां आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये तो हो गया ए का। अब अगर बी का लिखूं यहां तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, यहां पे लिखूं कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पे आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। चलो ये बन गई टेबल। जैसा मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेबल बनी थी सेम टू सेम वही टेबल है। अगर आप यहां जीनोटाइप देखोगे तो जीनोटाइप वही 1:2:1:2:4:2:1:2:1 सेम आ रहा है। जीनोटिपिक रेशियो सेम है, छोड़ दो उसको। अब बात करते हैं फिनोटाइप की। यहां क्वांटिटेटिव ट्रेट में फिनोटाइप किस बात पे डिपेंड करेगा? आपके पास में डिफरेंट जीनोटाइप है यहां पे, तो यहां हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि फिनोटाइप इन क्वांटिटेटिव ट्रेट depends upon dominant allele in genotype। जीनोटाइप में डोमिनेंट एलिल कितने हैं उस पे डिपेंड करेगा। जैसे समझिए, मैं पहले जीनोटाइप की बात करूं तो यहां 1 2 3 4 ये चारों के चारों एलिल डोमिनेंट एलिल है। ये बनेगा एक्सट्रीम रेड। एक बार इसको देखो, 1 2 3, इसमें 3 तो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो ये एक्सट्रीम रेड से थोड़ा सा हल्का रेड बनेगा, डार्क रेड बनेगा। इसके बाद ये देखो 1 2 3, इसमें भी 3 डोमिनेंट है, ये भी डार्क रेड बनेगा। इसमें देखो 1 और 2 ही डोमिनेंट है, जैसे यहां पर 2 डोमिनेंट थे, तो ये इंटरमीडिएट रेड बनेगा। आपको कई देखो, इसको देखो एक बार, इसके ऊपर वाले इसको देखो, एक एक डोमिनेंट है, कैपिटल ए डोमिनेंट है, यहां कैपिटल बी डोमिनेंट है, एक ही डोमिनेंट है, ये बनेगा लाइट रेड। और इसको देखो 0 डोमिनेंट है, ये बनेगा आपका लाइट एक्सट्रीम वाइट। तो जो फिनोटाइप है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जीनोटाइप में डोमिनेंट एलिल्स कितने हैं। आई बात समझ में? तो अब यहां हम फिनोटाइप कैसे निकालेंगे वो समझना। उससे पहले जैसे हमने ये बात करी कि इन F1 all progenies have same genotype, so any difference is in phenotype is due to environment। F2 के अंदर क्या सभी प्रोजेनी का जीनोटाइप सेम है? वहां नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा कि F2 में जीनोटाइप भी डिफरेंट है और फिनोटाइप्स भी डिफरेंट है, और साथ ही साथ एनवायरमेंट तो हमेशा काम करेगा। इसलिए F2 में जितना भी डिफरेंस आता है वो आता है जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट दोनों की वजह से। तो आप ये बात नोट डाउन करो, नोट लगा के लिखो इसके नीचे। लिखिए इन F2 जीनोटाइप्स ऑफ progenies are different। in F2 genotypes of progenies are different, so any difference, ब्रैकेट में लिखो वेरिएंस, any difference
variance in the phenotype is due to genotype of individual and its environment एक बात तो ये हो गई। फिर देखिए हमको यहां पर कितने टाइप के फिनोटाइप्स मिलेंगे। आपको एक तरीका बताता हूं मैं फिनोटाइप्स कैलकुलेट करने का। फिनोटाइप्स इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इससे इस लाइन से पहले एक लाइन लिखो लिखिए इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जीन्स segregate according to Mendel, hence the genotypic ratio resembles with Mendelian genotypic ratio, but the phenotypic ratio depends upon the number of dominant alleles in the genotype, अब ये लाइन लिखो, phenotypes in quantitative inheritance is n+1, where n का मतलब होता है number of dominant alleles in जीनोटाइप में टोटल डोमिनेंट एलील्स कितने हैं? तो यहां पर 2 जीन है तो 4 हो सकते हैं टोटल डोमिनेंट एलील। 4 डोमिनेंट एलील है तो यहां 4 + 1 5 हो जाएगा। देखो कैसे, आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, आपके सामने ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल में सर्च करिए कितने ऐसे जीनोटाइप हैं जिनके अंदर 4 डोमिनेंट एलील है, 4 डोमिनेंट एलील्स। आपके सामने टेबल बनी हुई है, ढूंढिए इसमें से कितने ऐसे हैं जिनमें 3 डोमिनेंट एलील्स हैं। आपके सामने टेबल है, ढूंढिए कितने ऐसे हैं जिसमें 2 डोमिनेंट एलील्स हैं, 2 डोमिनेंट एलील्स हैं। फिर ढूंढिए कितने ऐसे हैं जिनमें 1 डोमिनेंट एलील है, और फाइनली ढूंढिए कितने हैं ऐसे जिसमें 0 डोमिनेंट एलील्स हैं, 0 डोमिनेंट एलील। तो आपको क्या पता चलेगा, ये अकेला ऐसा है जिसके अंदर चारों डोमिनेंट है। ये रहा 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, इसके अलावा 3 डोमिनेंट, बस ये इतने हैं 4 जिनमें 3 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 तो ये रहे 2 डोमिनेंट वाले, एक ये रहा 2 डोमिनेंट, एक ये रहा 2 डोमिनेंट। ऐसे करके ढूंढोगे। लेकिन एक छोटा तरीका बताता हूं, हमारे पास में टोटल कितने एलील्स हैं? मैक्सिमम 4 एलील्स, 2 जीन है तो मैक्सिमम 4 एलील्स हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आपको 4 में से 4 डोमिनेंट चाहिए? क्या आपको 4 में से 3 डोमिनेंट चाहिए? क्या आपको 4 में से 2 डोमिनेंट चाहिए? क्या आपको 4 में से 1 डोमिनेंट चाहिए? क्या आपको 4 में से 0 डोमिनेंट चाहिए? तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में फिनोटिपिक रेशियो निकालने का यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना, यह वही अपना एनसीआर वाला फॉर्मूला है। मैक्सिमम कितने एलील्स हैं वो तो हो गया n। मैक्सिमम एलील्स कितने होंगे? जितने जीन हैं उनके 2 गुना। हर जीन के 2 एलील है जीनोटाइप में, तो 2 जीन के 4 एलील हो गए।
4C4 1, 4C3 4, 4C2 6, 4C1 4, 4C0 1। तो अब फाइनली F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशियो आया 1:4:6:4:1। ये 1 क्या है? एक्सट्रीम रेड। ये 4 कैसे हैं? डार्क रेड। ये 6 कैसे हैं? इंटरमीडिएट रेड। ये 4 कैसे हैं? लाइट रेड। और ये 1 कैसा है? एक्सट्रीम वाइट। तो 5 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। N+1 फिनोटाइप बनने वाले होते हैं यहां पे। कर लेंगे इतना। इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। हमारे सामने कई बार ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें हमको यह पूछा जाएगा कि बताओ यहां कितने जीन इन्वॉल्व हैं। आपको फिनोटाइप दे दिया जाएगा। फिनोटाइप देंगे तो आपको समझना पड़ेगा खुद से कि यहां कितने जीन इन्वॉल्व हैं। जैसे एक छोटा सा याद करिए अपना कॉन्सेप्ट। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन बनी थी। F2 जनरेशन के अंदर आपको याद हो तो एक था कैपिटल टी, एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक था स्मॉल टी, राइट। अब ये हालांकि कोई एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं है, बट समझने के लिए, अगर एक जीन इन्वॉल्व होता है तो F2 में टोटल 4 प्रोजेनीज बनते हैं। 4 में से केवल एक ऐसा होगा जिसके पास दोनों एलील डोमिनेंट है, और 4 में से एक ऐसा होगा जिसके पास में दोनों एलील रिसेसिव है, राइट। अब दूसरा देखो, अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये रहा आपके सामने डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल 16 प्रोजेनी बनती है। ये रही 16 प्रोजेनीज। 16 में से केवल एक ऐसी होगी जिसके पास में चारों डोमिनेंट होंगे, और एक ऐसी होगी जिसके पास में चारों रिसेसिव होंगे। तो F2 के अंदर आपको कैपिटल A, कैपिटल B 1/16 मिलेगा, स्मॉल a भी 1/16 मिलेगा। तो टोटल में से केवल एक ऐसा है और केवल एक ऐसा है। एक और चीज देखिए, अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 में हमको 64 प्रोजेनीज मिलती है, लेकिन 64 में से खाली एक ऐसी होगी जिसमें यह होगा, और 64 में से खाली एक ऐसी होगी जिसके अंदर यह होगा। अब यहां क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है? आपको यह कनेक्शन समझना है कि जब एक जीन इन्वॉल्व होता है तो मैक्सिमम में से खाली एक के पास दोनों कैपिटल और एक के पास दोनों रिसेसिव। अगर 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं तो मैक्सिमम में से केवल एक के पास में दोनों डोमिनेंट और एक के पास दोनों रिसेसिव। अगर 3 जीन भी इन्वॉल्व होते हैं तो मैक्सिमम में से खाली एक के पास में सारे डोमिनेंट, एक के पास में सारे रिसेसिव। समझ में आया? अगर मैं आपसे यह कहूं कि हमें व्हीट कर्नेल कलर के F2 जनरेशन में 16 में से एक प्लांट ऐसा मिला जिसके पास में एक्सट्रीम रेड कलर का फिनोटाइप है, 16 में से खाली एक मिला एक्सट्रीम रेड, तो आपको क्या समझना है कि जब 16 में से कोई एक मिलता है तो 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं। जब 64 में से कोई एक मिलता है तो 3 जीन इन्वॉल्व होते हैं। जब 4 में से कोई एक मिलता है तो 1 जीन इन्वॉल्व होता है। तो आपको मैक्सिमम फिनोटाइप या मिनिमम वाले फिनोटाइप के ऊपर ध्यान देना है। आ रही है मेरी बात समझ में? जब आपसे ये अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। बस आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि जब आउट ऑफ टोटल
एक एक्सट्रीम हो तो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कितने जीन इन्वॉल्व हैं। सो अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन के स्किन कलर को 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो आपको पता है 3 जीन का मतलब क्या हो गया, 6 एलील्स हो गए। जैसे मान लो कि एक कोई पेरेंट 1 है, उसका जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा पेरेंट है, उसका जीनोटाइप ऐसा ले लिया, स्मॉल सी। अब ये एकदम डार्क कलर का, ये एकदम व्हाइट कलर का, इनके बहुत सारे नाम भी दे रखे हैं, अपने को उतना नहीं करना। F1 बनाओ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, यहां पर टोटल 6 एलील्स हैं, तो फिनोटाइप्स कितने होंगे, 7। फिनोटाइप्स का मैंने बताया था आपको n+1 करना है, तो 6+1 7 फिनोटाइप्स होंगे। F1 की जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो यहां पर टोटल कितने प्रोजेनीज बनेंगे, आपको टोटल 64 प्रोजेनीज मिलेंगे। 64, वो चेकर बॉक्स बनेगा, उसमें 64 प्रोजेनीज होंगे। फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो फिनोटाइप के लिए 6 एलील्स हैं, 6 में से 6 डोमिनेंट, 6 में से 5 डोमिनेंट, 6 में से 4 डोमिनेंट, 6 में से 3 डोमिनेंट, 6 में से 2 डोमिनेंट, 6 में से 1 डोमिनेंट, 6 में से 0 डोमिनेंट। ये हो जाएगा। 6 में से 6 डोमिनेंट हो, ऐसा एक ही होगा, और ये है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये तो एक ही आएगा। फिर ये 6 आएंगे, ये 15 आएंगे, ये 20 आएंगे, ये 15 आएगा, ये 6 आएगा, और ये 1 आएगा, जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होगा। तो ये 7 फिनोटाइप्स बन गए ह्यूमन स्किन कलर के लिए। यहां से कुछ चीजें और सीखनी है हमको, और चीजें समझनी है कि आपको मिनिमम जो फिनोटाइप है या ये मैक्सिमम वाला फिनोटाइप है, इसके बेसिस पे निकालना है कितने जीन इन्वॉल्व होते हैं यहां पे। तो ये एक और हमारे पास में सिंपल सा एग्जांपल हो गया। यहां जितने प्रोजेनीज बनेंगे सबका जीनोटाइप सेम होगा, तो यहां अगर कोई वेरिएशन आता है तो वो आएगा एनवायरमेंट की वजह से, यहां कोई वेरिएशन आता है तो वो आएगा एनवायरमेंट और जीनोटाइप दोनों की वजह से। ये बातें अपन ने कर ली है। अब हम वेरिएशन की बात कर लेते हैं। कैसे हम डिफाइन करेंगे वेरिएशन को। चलिए बात करते हैं। एक लाइन लिखिए, वेरिएंस, इसको वेरिएशन भी बोल सकते हैं अपन। मतलब वेरिएंस है वो तो देखो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है, और ये वेरिएशन एक नॉर्मल वर्ड है, या डिफरेंस इसको हम बोलेंगे। वेरिएंस इन फिनोटाइप depends upon टू फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से? पहला, यानी फिनोटाइप में वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर। जीनोटाइप ऑफ इंटरेक्टिंग जीन्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके जीनोटाइप पे। दूसरा, द एनवायरमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो हम यहां से एक फॉर्मूला टाइप कुछ लिखते हैं। एक टर्म आता है टोटल
वेरिएंस, इसको कहते हैं वीटी। वीटी का मतलब टोटल वेरिएंस, या इसी का दूसरा नाम है फिनोटाइप, द फिनोटिपिक वेरिएंस। इसका नाम है फिनोटिपिक वेरिएंस, इसको लिखते हैं वीपी। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, चाहे आप वीटी लिख दो चाहे आप वीपी लिख दो। तो वीटी और वीपी किस बात पे डिपेंड करते हैं? फिनोटाइप में वेरिएंस कितना आया या टोटल वेरिएंस कितना आया, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसको लिखते हैं वीजी प्लस वीई। एक तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये। ऐसे कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। वीजी का मतलब होता है वेरिएंस ड्यू टू फिनोटाइप, सॉरी वेरिएंस ड्यू टू जीनोटाइप, वेरिएंस ड्यू टू जीनोटाइप। और अगर बात करें वीई की तो ये होता है वेरिएंस ड्यू टू एनवायरमेंट, ठीक है। अब ये जो वीजी है ये 3 टाइप का होता है। जैसे मान लो कि मैं आपके सामने एक जीनोटाइप लिखता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक जीनोटाइप है। इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए? जैसे हमने व्हीट कर्नेल कलर की बात करी थी, तो जिस व्हीट कर्नेल कलर का जीनोटाइप ये होगा उसमें इंटरमीडिएट रेड कलर आएगा, है ना। अब इस जीनोटाइप में हमको 2-3 चीजें देखनी है। कैसे? सबसे पहली, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए में क्या रिलेशन है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी में क्या रिलेशन है। क्योंकि एक ही जीन के 2 एलील्स के बीच में हो सकता है डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप हो, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। हो सकता है कि दोनों के दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रिलेशनशिप, या कोडोमिनेंस हो। आई बात समझ में? तो एक ही जीन के दोनों एलिल में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। दूसरा, ए एंड बी जीन में क्या रिलेशन है। क्या ए एंड बी जीन में कोलैबोरेटिंग जीन इंटरेक्शन है? पढ़ी थी ना कभी अपन ने। क्या ए एंड बी के अंदर सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है? क्या ए एंड बी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है? क्या इनके अंदर मास्किंग इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, क्या है? इस तरीके से जो जीनोटाइप है, ये हमारा जीनोटाइप, इस जीनोटाइप में 3 चीजें मैटर करती हैं। डोमिनेंस की वजह से कितना वेरिएशन आता है, जैसे ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट है, कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट है। उसके बाद ए और बी का इफेक्ट एडिटिव है, ए और बी दोनों मिलकर के अपना फिनोटाइप ऐड कर देते हैं, तो एडिटिव। और यदि कोई दूसरी इंटरेक्शन है तो, जैसे 3 जीनोटाइप, 3 जीन हो जाएंगे, हो सकता है इन 3 में से ए और बी का इफेक्ट तो प्लस हो जाता है, लेकिन अगर सी साथ में है तो ये इफेक्ट कुछ और तरीके से मॉडिफाई होता है। तो VG जो है वो 3 टाइप का होता है। ये क्या है? वेरिएंस ड्यू टू डोमिनेंस, आप अलग से लिखना, अलग से लिखो। VD का मतलब वेरिएंस ड्यू टू डोमिनेंस, वेरिएंस ड्यू टू एडिटिव इफेक्ट एंड वेरिएंस ड्यू टू एनी अदर इंटरेक्शन। कोई और इंटरेक्शन अगर है तो उसकी वजह से क्या वेरिएशन आता है, वो भी हमको यहां देखना है। तो ये हो गया हमारे पास में एक सिंपल सी बात। अब हमने 2 क्रॉस देखे, एक तो देखा डाई हाइब्रिड कर्नेल वाला, व्हीट कर्नेल कलर का, और एक हमने देखा यहां पर ट्राई हाइब्रिड,
ट्राई हाइब्रिड के अंदर हमने ह्यूमन स्किन का देखा। अगर हम इन फिनोटाइप्स को पॉपुलेशन में चेक करें, जैसे आपके पास में गेहूं के दाने हैं, लाखों गेहूं के दाने हैं, अगर आप इन गेहूं के दानों को कलर के बेसिस पे सेपरेट करो, कलर के बेसिस पे सेपरेट करो, तो आपके पास में 5 कलर है ना, थ्योरेटिकली 5 कलर है, एक्सट्रीम रेड, डार्क रेड, इंटरमीडिएट रेड, लाइट रेड और एक्सट्रीम वाइट। आपने देखा वो फिनोटिपिक रेशियो आया था 1:4:6:4:1। 6 सबसे ज्यादा है, और वो जो 6 सबसे ज्यादा थे वो इंटरमीडिएट थे, यानी 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव। अगर आपने ह्यूमन स्किन वाला देखा रेशियो 1:6:15:20:15:6:1, तो उसमें 20 जो थे वो भी इंटरमीडिएट थे, 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव वाले। इसका मतलब यह हुआ कि पॉपुलेशन में इंटरमीडिएट्स का नंबर हमेशा ज्यादा रहता है। तो हम एक काम करते हैं, किसी पॉपुलेशन के अंदर फिनोटाइप को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिखिए एक लाइन, व्हेन द डाटा यानी फिनोटाइप, व्हेन द डाटा आर represented graphically, it is known as frequency distribution. It is known as frequency distribution. There are 3 types of frequency distribution. There are 3 types of frequency distribution. कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कहानी समझो पहले क्या है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। हमको एक एक्सिस के ऊपर लेना है फिनोटाइप, दूसरे पे लेना है फ्रीक्वेंसी। फिनोटाइप और फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या, एक पॉपुलेशन के अंदर यदि हम कोई ऐसा कैरेक्टर स्टडी करते हैं जिसका फिनोटाइप फ्रैक्शंस में आता है, जैसे ह्यूमन हाइट है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ऐसे। जैसे कि बॉडी वेट है, ग्राम्स के अंदर भी वजन आ जाता है, 40 किलो 100 ग्राम, 40 किलो 150 ग्राम, ऐसे। तो इस केस में जो फिनोटाइप होते हैं वो फिनोटाइप एक दूसरे के इतने पास पास होते हैं कि आप अगर 2 कंटिन्यू फिनोटाइप को गौर से देखोगे तो भी आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों डिफरेंट है कि सेम है। अभी देखो मैं ये जो ग्राफ बना रहा हूं ये फाइनल ग्राफ नहीं है, इसको बनाने दो। आपके सामने मान लीजिए 2 इंसान खड़े हैं, पहले इंसान की हाइट है 5.1, दूसरे की हाइट है 5.2। अब वैसे देखा जाए तो दोनों हाइट डिफरेंट हुई कि नहीं हुई, एक 5.1 है, एक 5.2 है। लेकिन ऐसे 2 इंसान यदि आपके सामने खड़े होंगे तो आपको क्लियर कट नहीं पता चलेगा कि दोनों की हाइट में क्या डिफरेंस है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा ग्राफ। इस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा। तो जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पर मैं हाइट की बात करूं कि पॉपुलेशन के अंदर 5.1 हाइट किसकी है और 6 फीट हाइट किसकी है,
तो सबसे ज्यादा हाइट वाले भी कम है, सबसे कम हाइट वाले भी कम है, और पॉपुलेशन में वही 5.5, 5.6, 5.8 ऐसी हाइट के ज्यादा मिलेंगे। इंटरमीडिएट्स का नंबर, यहां दो फिनोटाइप इतने पास पास हैं कि आपको दो में क्लियर कट डिफरेंस पता नहीं चल रहा, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2-3 लाइनें लिखिए। पहली लिखिए, when the phenotypes are so close that there is no clear cut difference, phenotypes are so close that there is no clear cut difference, and phenotypes come in fractions, and phenotype comes in fractions. Next लिखिए, it is a overlapping bell shaped graph. देखो ऐसा घंटी के जैसा है ना, बेल शेप्ड, इट इज ए ओवरलैपिंग बेल शेप्ड ग्राफ. इंटरमीडिएट्स आर मैक्सिमम, इंटरमीडिएट्स आर मैक्सिमम. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट, ह्यूमन वेट, ह्यूमन स्किन कलर, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के हैं. दूसरा देखिए, दूसरे को कहते हैं मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब फिनोटाइप्स रियल नंबर में आता है. रियल नंबर का मतलब कि आपको फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगा. जैसे एक बर्ड कितने अंडे देता है, तो बर्ड है वो या तो 1 अंडे देगा, 2 अंडे देगा, 3 अंडे देगा, 4 अंडे देगा. 1.5 अंडा तो नहीं देगा, 2.2 अंडा तो नहीं देगा. रियल नंबर में आ रहा है ना फिनोटाइप. नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स, ट्री के ऊपर कितने फ्रूट्स लगे हुए हैं. तो ऐसे कैरेक्टर्स को कहते हैं मेरिस्टिक. इनके डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. फिनोटाइप एक एक्सिस पे और इधर उनकी फ्रीक्वेंसी. यहां पर भी ग्राफ तो वही आएगा बेल शेप्ड, लेकिन ये नॉन ओवरलैपिंग होगा. एक फिनोटाइप यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है. तो सबके अंदर एक क्लियर कट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. हालांकि यहां पर भी वही पैटर्न फॉलो होगा कि इंटरमीडिएट्स मैक्सिमम होंगे, दोनों एक्सट्रीम है वो मिनिमम होंगे. यानी 64 में से 1, 64 में से 1, और सबसे ज्यादा बीच वाले होंगे. इसे कहते हैं मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. ग्राफ वापस से आता तो बेल शेप्ड ही है, लेकिन ये नॉन ओवरलैपिंग है. इतना क्लोज नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है. लिखिए इसके अंदर, व्हेन द फिनोटाइप कम्स इन रियल नंबर, इट इज नॉन ओवरलैपिंग, it is non-overlapping, and the graph is non-overlapping bell shaped. Graph is non-overlapping bell shaped. Like previous case, here also the phenotypes, here also the intermediates are maximum. Intermediates are maximum. For example, number of fruits on a plant, number of fruits on plants in a garden, number of eggs produced by birds. तो ये सारे आते हैं मेरिस्टिक के एग्जाम्पल में. अब तीसरा केस, इस तीसरे केस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. थ्रेशोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. थ्रेशोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है कि कई बार ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनके 2 ही फिनोटाइप होते हैं. जैसे मेंडल ने बताया था कि 2 फिनोटाइप ही होते हैं, टॉल या ड्वार्फ, वैसे. लेकिन मेंडल के कैरेक्टर्स जितने भी थे वो सारे कैरेक्टर्स एक जीन से कंट्रोल होते थे. मतलब मेंडल की हाइट वाला कैरेक्टर है वो खाली हाइट एक टी जीन से कंट्रोल होता है,
जो कलर वाला है वो भी एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा था। मेंडेलियन करेक्टर के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल था। यहां पर फिनोटाइप तो 2 है, लेकिन जीन जो है वो बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है। जैसे कोई प्लांट वाटर स्ट्रेस टॉलरेंट होगा या वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट होगा। या तो प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंट है या प्लांट है वो रेजिस्टेंट है, या तो टॉलरेंट है या सेंसिटिव है, सॉरी, या तो वाटर स्ट्रेस टॉलरेंट है या वो वाटर स्ट्रेस सेंसिटिव है। फिनोटाइप तो 2 ही है, बीच का सा कोई फिनोटाइप नहीं होता, टॉलरेंट भी है सेंसिटिव भी है, ऐसा नहीं है, या तो टॉलरेंट या सेंसिटिव। लेकिन स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट होना या सेंसिटिव होना एक जीन की वजह से नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमारा पॉलीजीन का एग्जाम्पल है। जैसे इसके लिए भी ग्राफ वैसा ही आएगा, बेल शेप्ड, लेकिन ये एक थ्रेशहोल्ड लिमिट है कि प्लांट को यहां तक अगर स्ट्रेस मिला तब तो वो रेजिस्टेंट है, और अगर इसके आगे स्ट्रेस और मिला तो वो प्लांट अब स्ट्रेस सेंसिटिव प्लांट की तरह बिहेव करेगा, सेंसिटिव। तो यहां हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान देने हैं। सबसे पहला पॉइंट, हियर लिख लो, हियर only 2 phenotypes are present like Mendelian phenotype. Here only 2 phenotypes are present like Mendelian phenotype, but they are controlled by polygenes. They are controlled by polygenes. These characters look like discontinuous characters, but they are the example of continuous characters. For example, a plant is either resistant or sensitive to a stress. A plant is either resistant or sensitive to a stress. तो ये हो गया हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा सा पॉइंट। आगे बात करते हैं। आगे इसी टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे एडिटिव इफेक्ट की। एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट क्या होता है? जब एक जीनोटाइप में एलिल्स अपना अपना इफेक्ट ऐड कर दे फिनोटाइप में, तो उसे कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट समझिएगा ये क्या है, लिखिए इसके अंदर, व्हेन ए प्लांट, और लिखिए व्हेन इन ए जीनोटाइप all the alleles contribute in phenotype, it is known as additive effect. It is known as additive effect. अब एक क्वेश्चन लिखिए, a plant with genotype capital A, capital B is of 16 feet height, cross with a plant of genotype small b with 8 feet height. Calculate the height in F1 and F2. तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन देखो क्या है। एक प्लांट का जीनोटाइप है ये, इसकी हाइट है ये। दूसरे प्लांट का जीनोटाइप है ये, इसकी हाइट है ये। अब हमको ये सोचना है कि 16 फीट की हाइट 4 एलिल्स मिलकर दे रहे हैं। इसका मतलब एक एलिल 4 फीट हाइट कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा 4 फीट हाइट कंट्रीब्यूट करता है, तीसरा 4 फीट, चौथा 4 फीट। चारों एलिल्स 4 फीट हाइट कंट्रोल करेंगे तो 16 फीट हाइट आ जाएगी। दूसरे केस में अगर चारों एलिल 2 फीट हाइट कंट्रीब्यूट करेंगे तो 8 फीट हाइट आ जाएगी।
सो जब हम F1 बनाते हैं तो F1 आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसकी हाइट कितनी होगी? कैपिटल ए हर डोमिनेंट एलील 4 फीट हाइट कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 4 फीट, ये 2 फीट, ये 4 फीट, ये 2 फीट। तो ऑन एन एवरेज इसकी हाइट क्या हुई? 4 2 6, 4 2 6, 12 फीट। सो यहां हमारे पास F1 के अंदर दोनों पेरेंट्स का एवरेज करेक्टर आता है। जैसे 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एवरेज हाइट है वो इंटरमीडिएट के पास आ जाती है। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट के अंदर हर एलील कुछ फिनोटाइप कंट्रीब्यूट करेगा, तो इससे हमको कुछ ना कुछ हाइट तो जरूर मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में। नाउ इसकी सेल्फिंग कराते हैं। इसकी सेल्फिंग से F2 में कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे? हमको पता है 5। कैसे? 4 एलील है तो 5। 4 में से 4 डोमिनेंट कितने हैं? 4 में से 3 डोमिनेंट कितने हैं? 4 में से 2 डोमिनेंट कितने हैं? 4 में से 1 डोमिनेंट कितने हैं? 4 में से 0 डोमिनेंट कितने हैं? तो ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 4, ये आएगा 6 प्लांट, ये 4 प्लांट, ये 1 प्लांट, 16 प्लांट हो गए। इनकी हाइट देखो, 4 के 4 डोमिनेंट है तो चारों के चारों डोमिनेंट होंगे तो 16 फीट। यहां 3 डोमिनेंट है तो 1 रिसेसिव है। यह मत सोचना कि खाली डोमिनेंट ही होगा उसमें, भाई रिसेसिव एलील भी तो होंगे ना। टोटल 4 एलील होंगे, 3 डोमिनेंट तो 4 3 12 और 1 रिसेसिव 2, 14 फीट का हो गया। यहां पे 2 डोमिनेंट है तो 2 दूनी 4, मतलब सॉरी 4 दूनी 8 और 2 होंगे रिसेसिव तो 4 ये हो गए, 12 फीट हाइट हो जाएगी। इनमें एक ही डोमिनेंट है, यानी 4 फीट तो एक डोमिनेंट की वजह से आएगी और बाकी 6 फीट आएगी 3 रिसेसिव की वजह से। तो 4 और 6 10 फीट, और ये कितना आएगा? 8 फीट। इसके अंदर सारे रिसेसिव है, 0 डोमिनेंट है तो 8 फीट। इस तरीके से हम निकालते हैं फिनोटाइप। तो F2 के अंदर क्या फिनोटाइप आएगा वो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा सवाल है वो लिखो, लिखिए। वन प्लांट विथ 200 ग्राम fruit weight is crossed with one plant with 200 gram fruit weight is crossed with 100 gram fruit weight. One plant with 200 gram fruit weight is crossed with 100 gram fruit weight. The F1 has 150 gram fruit weight. F1 has 150 gram fruit weight. Upon selfing, आगे लिखना है आपको, upon selfing, 2 plants out of 32 have 100 gram fruit weight. Then calculate the number of gene involved and fruit weights in F2 generation. ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन हमने ऐसे लिख ली शॉर्ट फॉर्म के अंदर। देखो, हमको कहा एक प्लांट के अंदर 200 ग्राम के फ्रूट होते हैं, दूसरे प्लांट में 100 ग्राम के फ्रूट होते हैं, F1 में 150 ग्राम के फ्रूट होते हैं। तो आप सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में ये देखो कि मैक्सिमम वजन कितना है और मिनिमम वजन कितना है। इसका मतलब 200 ग्राम है वो तो मैक्सिमम है, 100 ग्राम है वो मिनिमम है। और हमको ये पता है कि जिसके पास में मैक्सिमम कैरेक्टर होता है उसके पास सारे डोमिनेंट होते हैं।
अगर यहां 2 जीन इन्वॉल्व है तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अगर 3 जीन इन्वॉल्व है तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। अगर 4 जीन इन्वॉल्व है तो कैपिटल डी और करो। यही होता है मीनिंग। इसका मिनिमम फिनोटाइप है तो इसके पास सारे रिसेसिव हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी जितने भी हैं उसके सारे रिसेसिव होंगे। इतना तो तय हो गया। अब इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये तो इंटरमीडिएट है। 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 150 ग्राम, तो मतलब ये एडिटिव इफेक्ट का एग्जाम्पल है। वहां इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, कह रहे हैं कि 32 में से 2 के पास मिनिमम करेक्टर है, यानी ऑल रिसेसिव वाला है। 32 में से 2 का मतलब हो गया 16 में से 1, और 16 में से 1 यदि किसी के पास कंडीशन आती है तो इसका मतलब होता है 2 जीन इन्वॉल्व है यहां। तो अब हमको पता चल गया यदि 2 जीन इन्वॉल्व है तो ये ऐसा है और ये ऐसा है, और अगर ये दोनों ऐसे हैं तो ये प्रोजेनीज ऐसे होंगे। आ गया। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि F2 के अंदर कितने कितने वेट वाले फ्रूट्स बनेंगे। ये आपका टास्क है। ये इतना काम आपको अपनी मेहनत पर करना पड़ेगा। चलो मैं आपको कुछ और बताता हूं। आपके पास में मैं 2 ऑप्शन रखता हूं, देखना समझना जरा। केस 1, एक है पेरेंट 1, एक है पेरेंट 2। पेरेंट 1 की हाइट है 12 फीट, पेरेंट 2 की हाइट है 8 फीट, और यहां पर मैंने हाइट ले ली 12 और 8 कितने हो गए 20, 10 फीट ले ली, 10 फीट। ठीक है। दूसरा केस समझना। केस 2 क्या कहता है हमारा, पेरेंट 1 है 12 फीट, पेरेंट 2 है हमारा 8 फीट, और इन दोनों की हाइट जो F1 आई, ये F1PD है, F1PD। F1PD के अंदर जो हाइट आई वो मान लीजिए 14 फीट आई। F1 की हाइट 14 फीट है। अब देखो क्या यहां पर हमको समझना है। पहले केस में जो F1 है, इस F1 के पास जो फिनोटाइप आया वो फिनोटाइप मुझे दोनों पेरेंट्स का एवरेज लग रहा है। 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 20, 20 बाई 2 10, यानी कि ये है एवरेज ऑफ 2 पेरेंट्स। अगर एवरेज ऑफ 2 पेरेंट्स आता है तो इसे कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। जब भी आपके पास F1 का फिनोटाइप दोनों पेरेंट्स के फिनोटाइप का एवरेज आता है तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। लेकिन यहां देखो, यहां जो 14 आया है, F1 के पास में इतना ज्यादा करेक्टर आ गया जितना तो उसके पेरेंट के पास में भी नहीं है। इसका मतलब F1 के पास में जितना करेक्टर फिनोटाइप है, मोर देन द मैक्सिमम फिनोटाइप ऑफ पेरेंट। दोनों पेरेंट में से इसके पास में मैक्सिमम था, उसका भी मोर आया है। इसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एडिटिव इफेक्ट में अंतर समझ में आ गया। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन द प्रोजेनी हैज मोर करेक्टर और मोर फिनोटाइप देन द मैक्सिमम फिनोटाइप ऑफ ईदर पेरेंट।
और एवरेज का मतलब क्या हो गया, एडिटिव का मतलब व्हेन द प्रोजेनी हैज एवरेज फिनोटाइप ऑफ इट्स बोथ ऑफ पेरेंट्स। तो ये आपको टर्म नया है, याद रखना है। एक और छोटा सा आपको मैं बताता हूं, हेडिंग डाल के लिखो मल्टीफैक्टोरियल हाइपोथेसिस। मल्टीफैक्टोरियल हाइपोथेसिस क्या है, कैसे काम करती है, देखिए। मल्टी फैक्टोरियल हाइपोथेसिस। मल्टी का मतलब मल्टी, फैक्टोरियल का मतलब जीन। फैक्टर होता है ना, मेंडल ने फैक्टर कहा था, वही फैक्टर है। ये हाइपोथेसिस फिशर ने दी थी, R.A. फिशर। इट वॉज गिवन बाय फिशर, R.A. फिशर। और इन्होंने एक छोटी सी बात कही थी। छोटी सी बात क्या कही थी कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो होते हैं, वो ट्रेट्स एक से ज्यादा जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। एक से ज्यादा जीन को कहते हैं मल्टी जीन्स, पॉलीजीन, मल्टी फैक्टर। बस इतनी सी है ये। लिखिए एक लाइन, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स विच हैव एडिटिव इफेक्ट, विच हैव एडिटिव इफेक्ट। आगे बात करते हैं, एक और फिनोमिनन है हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कितना फिनोटाइप जा रहा है। पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर फिनोटाइप में कितना डिफरेंस जा रहा है, कितना वेरिएशन जा रहा है, इसे कहते हैं हेरिटेबिलिटी। लिखिए, द अमाउंट ऑफ phenotype variance which is the amount of phenotype variance which is transmitted from parent to progeny. It is of two types. हेरिटेबिलिटी दो टाइप की होती है। पहली, इसे कहते हैं ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, देखो नाम देखो, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड का मतलब बड़ा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच स्क्वायर से। ये कैपिटल एच स्क्वायर खाली एक सिंबल है, ना तो कोई स्क्वायर है, ना हमें यहां किसी का रूट लेना है, कुछ नहीं है, बस सिंबल है। दूसरी देखो, इसे कहते हैं नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को लिखते हैं स्मॉल एच स्क्वायर से, जो ना तो कोई स्क्वायर है ना कोई रूट है। नाउ समझिए, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी कहती है कि हमारे पास फिनोटाइप में जितना वेरिएशन है उसमें से जीनोटाइप की वजह से कितना आया, इसे कहते हैं ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। आउट ऑफ टोटल वेरिएंस, what proportion of variance is contributed by genotype is known as broad sense heritability। और अगर हम ये कहें कि आउट ऑफ टोटल वेरिएंस what proportion of variance is contributed by additive effect only, neither by dominance nor by other interaction but only by the additive effect, it is known as narrow sense heritability। तो आप यहां डेफिनेशन लिखो, इसके नीचे डेफिनेशन लिखिए, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस contributed by genotype in the total variance।
दूसरे में लिखिए इट इज द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस कंट्रीब्यूटेड बाय एडिटिव इफेक्ट इन द टोटल वेरिएंस। तो टोटल वेरिएंस में एडिटिव इफेक्ट की वजह से कितना है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल आएंगे, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है इसमें। जैसे आपको कहा जाएगा कि टोटल वेरिएंस है वो है 5.44 यूनिट्स, 5.44 यूनिट्स टोटल वेरिएंस है। फिर इसके बाद में कहा कि एनवायरमेंट की वजह से वेरिएंस आता है, वो आता है 3.33 यूनिट्स। तो कैलकुलेट द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, आप ही काउंट करके बता दो, सवाल इजी है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ऐसे ही एडिटिव इफेक्ट है उसका कुछ आ जाएगा। तो ये है हमारे पास में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो आप इतना करिए, कमेंट करिए अपने जो भी आंसर आ रहे हैं जहां जहां दिए थे आपने। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।